हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अपनी शालिनी मैम। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इनमें से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बायोलॉजी का है, आर एनवायरमेंट। ठीक है, आर एनवायरमेंट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेसिकली कुछ रटना है, लर्न करना है, कुछ है। एक बार आप इसको समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो रिवीजन के टाइम पे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी चैप्टर और बहुत अच्छी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें करने के लिए, और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी फर्स्ट टर्म है इसके अंदर, इकोलॉजी। इकोलॉजी एक तरह की साइंस होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड जो यूज़ किया जाता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था। ये ऑर्गेनिज्म वर्ड जो यूज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में क्या इंटरेक्शन है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, और अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस। ठीक है, तो वो साइंस है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन पढ़ते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, आपस में भी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरीके तो एक साथ रहते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हर्बीवोरस जो है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो कार्निवोर्स हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दे हैव द इंटरेक्शन अमंग देमसेल्फ एंड देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट हम इसके अंदर आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पर यूज किया सराउंडिंग। ठीक है, everything that surrounds an organism and influence its life directly or indirectly। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ सराउंड करती है, ठीक है, और उसकी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब हर एक का एनवायरनमेंट रहने का अलग होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है, दे आर सराउंडेड बाय वाटर। ऑक्सीजन लेने का तरीका अलग है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, ऑक्सीजन वाटर से करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है, जो डेजर्ट में रहते हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, तो ऐसी जो हिली एरियाज में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग है। तो जो उनकी सराउंडिंग होती है वो खाली उस जगह पे भी नहीं डिपेंड करती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस पर। कुछ लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं भाई, और ऑर्गेनिज्म भी साथ में रह रहे हैं, और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है ना, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर प्रेशर कैसा है, वहाँ पर हीट कैसी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। सो एनवायरनमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वर्ड इज यूज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं और एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज बायोटिक, अनदर इज एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तीन आते हैं। अब ये डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। नॉन लिविंग कैसे हो गया, जैसे टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, वहाँ का प्रेशर कैसा है, ये सब जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होते हैं, रेनफॉल कैसी है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, एंड कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। तो अभी तक जो दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट दो होते हैं, वन इज बायोटिक एंड अनदर इज एबायोटिक। तो पहले जो कि बायोटिक कंपोनेंट है इसके बारे में जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हमने अभी मैंने आपको बताया कि बायोटिक और एबायोटिक। पहले बायोटिक के बारे में जानते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया प्लांट एंड एनिमल्स को इंक्लूड करके जो कंपोनेंट बनता है दैट इज बायोटिक, बायोलॉजी से लिया जाता है। ठीक है, ये वर्ड बायो
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। बायोटिक कंपोनेंट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज प्रोड्यूसर, अनदर इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस वाले में कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो ऑर्गेनिज्म, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनका काम क्या होता है? दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, उनका खाना क्या होता है? ऑर्गेनिक स्टार्च। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक क्या हुए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च में अपना फूड बनाते हैं, फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं। सो दैट इज ऑर्गेनिक। तो इट कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू ऑर्गेनिक फूड। तो इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो पहला कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट का, दैट इज प्रोड्यूसर विच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप। सेकेंड कंपोनेंट है इसका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का दूसरा नाम हेटेरोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, किसी के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म वर्ड इज यूज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, किसी पे भी डिपेंड होते हैं। तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर, कंज्यूम करते हैं उनको। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे काउ, गोट एटसेट्रा। ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अब इनका लेवल होता है। अब फॉर एग्जांपल गोट को आप ग्रास है, ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया लायन ने। ठीक है, तो लायन हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। बट इन केस एक ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, तो ग्रास होपर इज अ हर्बीवोर। उसको खाया एक फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो एक सेकेंडरी हो गया क्योंकि उसने ईट किया किसको? ग्रास होपर को। ठीक है, और फिर ग्रास होपर को किसने ईट किया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने ईट किया? स्नेक ने। तो जो पहला लेवल हो गया, सेकेंड लेवल हो गया, दैट इज सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। एक एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ मैं। सो ये तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर तो हमेशा पहले आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज हर्बीवोर्स। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर ही है, बट कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो हर्बीवोर्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर। अब ये फ्रॉग इसके ऊपर इसको ईट कर रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, और ये स्नेक भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है। बट लेवल किसका ऊपर है? फ्रॉग का ऊपर है। तो इट विल बी सेकेंडरी एंड द टॉप मोस्ट विल बी टर्शरी। ठीक है, सो देयर आर 3 कंज्यूमर्स। देन कम्स द थर्ड लेवल, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स एक तरह से सेप्रोफाइट्स को भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कन्वर्ट, जो एक तरह से हेटेरोट्रॉप्स का ही पार्ट होते हैं, कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर कॉम्पाउंड्स। ये किसके ऊपर फीड करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब इसकी एडवांटेजेस पूछ ली जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, हेल्प इन रीसाइक्लिंग ऑफ मैटर, मैटर को रिसाइकिल करने में। ठीक है, जो हमारा जैसे ये डेड और डिकेइंग हो गए, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक मैटर, फिर इसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं ताकि उसको रिसाइकिल किया जा सके थ्रू द प्लांट्स। देन क्लीन द गार्बेज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे तो क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट का गार्बेज खत्म होगा। ठीक है, मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। अब ये सारा इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ जा रहा है? सॉइल के अंदर ही तो जा रहा है, जो इसको ये डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोजर्स आर डिकम्पोजिंग, सो दैट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो दीज आर द 3 advantages of decomposers. So these are important. So the 3 components of biotic, 3 biotic components are producer, consumer and decomposers.
Now we will come to abiotic components. Okay students, now let's come to abiotic component. Biotic component मैंने आपको बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एक स्पेसिफिक एरिया के वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, सो ऑल दीज इंक्लूड्स द एबायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट टर्म जो हमारे को मालूम होनी चाहिए दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था पीछे इकोलॉजी स्टडी होती है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम भी वही है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वहाँ के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ऊपर क्या उनका रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. एक स्पेसिफिक एरिया का. ठीक है, ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, ये स्पेसिफिक बात है. एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सपोजिंगली एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं और नॉन लिविंग या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है एनवायरमेंट के, ठीक है, नॉन लिविंग, दे कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक एरिया में. ठीक है, अब वो स्पेसिफिक एरिया पॉन्ड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डेजर्ट हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई क्रॉप फील्ड हो सकती है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम. तो यहाँ पर जो वर्ड हमारे को ध्यान देने वाला है वो बेसिकली है इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, अनमैनमेड और आर्टिफिशियल. तो ये दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैनमेड या आर्टिफिशियल. तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर हमारा आता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. नेचुरल क्या होता है, जो नेचर ने बनाया हुआ है, हमने उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं किया, नेचर ने प्रोवाइड किया. तो ये भी दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो अवेलेबल है, एक्वेटिक मतलब वाटर के. तो टेरेस्ट्रियल, नेचुरल में, टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, दे आर फाउंड ऑन लैंड. एक्वेटिक वाटर के एग्जाम्पल हो गए जैसे पॉन्ड हो गया, एक स्पेसिफिक लेक हो गई, सी हो गया, ओशन हो गया. तो वहाँ जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम नेचुरल एंड मैनमेड. अब ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है दैट इज कन्वर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू मैनमेड. ठीक है, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम मैनमेड इकोसिस्टम है, उसके अंदर एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है. क्रॉप फील्ड हो गई, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बर्ड्स भी आती हैं वहाँ पर, और अर्थ फॉर्म्स भी होते हैं सॉइल के अंदर, बहुत सारे छोटे पेस्ट भी होते हैं उसके अंदर, तो प्लांट्स भी है वहाँ पर. तो एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट द क्रॉप फील्ड एंड इकोसिस्टम. गार्डन हो गया, स्पेस क्राफ्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन. फूड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एनवायरमेंट चैप्टर का. फूड चेन होती क्या है, द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू फूड चेन. अभी हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले कौन सा आता है, प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स को कौन ईट करता है, कौन फीड करते हैं, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को कौन फीड करते हैं, कार्निवोर्स. कार्निवोर्स को कौन फीड करते हैं, जो उनसे ऊपर टॉप कार्निवोर होते हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो अब ये जो डिफरेंट यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है. तो क्या हो रहा है, फूड जो है इससे इनमें ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज ट्रांसफर टू फ्रॉग एंड देन टू अ बिग बर्ड. ठीक है, ईगल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हॉक हो सकता है, तो एनी बर्ड कैन बी देयर. सो फूड चेन होती क्या बेसिकली, फूड इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. And in a food chain, two things are transferred. Not only the food, also the energy. Because food is transferring the energy from producer to herbivores, herbivores to carnivores, carnivores to top carnivores. So there are two things which are transferred in a food chain. Along with the food, the energy is also transferred. There is 10% energy law which we will discuss in the upcoming in this video itself. तो अभी हम उसको भी स्टडी करेंगे 10% एनर्जी लॉ क्या होता है. ठीक है, तो पहले दो मैं आपको फूड चेन एक्सप्लेन कर दूं. फूड चेन कैसे,
वर्क करती है, कैसे मूव ऑन होती है इसके अंदर एनर्जी और फूड। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल दीजिए, एक एक्वेटिक फूड चेन का, तो मैंने आपके लिए दोनों एक एक एग्जांपल दे दिए यहाँ पर। नाउ ग्रास क्योंकि ग्रीन प्लांट में काउंट होती है, इट इज प्रोड्यूसर। सो एक चीज याद रखने वाली है कि हमारी कोई भी फूड चेन होगी वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर, ठीक है। कोई भी फूड चेन होगी वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। जैसे कि टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल लेते हैं, ग्रास प्रोड्यूसर का काम करिए, प्रोड्यूसर को फीड किसने किया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट इज अ हर्बीवोर्स, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ऑल द हर्बीवोर्स अभी हमने पीछे पढ़ा आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ दिस प्राइमरी कंज्यूमर इज ईटन बाय फ्रॉग, ठीक है। सो फ्रॉग इज अ कार्निवोर बिकॉज इट हैज ईटन एन इंसेक्ट। नाउ दिस कार्निवोर इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर which feed on herbivore. Now this carnivore is eaten by bird. Bird can be hawk. चलिए hawk ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो this hawk feed on the frog. So this is the top carnivore. ये carnivore हो गया, इसके ऊपर हो गया तो top carnivore. So this is a tertiary consumer. Primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. तो primary consumer will be our herbivore, secondary consumer will be our carnivore, and tertiary consumer will be our top carnivore, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट फूड चेन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर फूड के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफर आगे हो रही है। अब बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से। तो एल्गी यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। So then it is feeded by zooplankton. So these are herbivores which are found in water, ठीक है। So it is a primary consumer. Then small fish, it feeds on zooplankton. So this is a secondary consumer. And this big fish feed on small fish. This is a tertiary consumer. So this food chain is also starting with producer, this food chain is also starting with producer. This is the first characteristics of food chain. पहले तो ये हो गया कि फूड और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है फूड के अंदर। देन फूड ऑलवेज स्टार्ट विद फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। देन कम्स फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि एल्गी को जूप्लैंक्टन ने खाया, स्मॉल फिश ने खाया, फिर इसको बिग फिश ने। ऐसे ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय बर्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब इस बर्ड को दोबारा से ये ग्रास थोड़ी ना ईट कर सकती है। सो एनर्जी या फूड किस में ट्रांसफर हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में तो ट्रांसफर हो रहा है, ये रिवर्स में थोड़ी ना आ सकता है कि इस बर्ड को जो एनर्जी यहाँ तक बर्ड तक पहुंच गई फूड के थ्रू, दैट कैन बी अगेन ट्रांसफर्ड इनटू ग्रास। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल क्योंकि एनर्जी एंड फूड इज ट्रांसफर्ड इन one direction. This you can explain with the help of a food chain. So this is unidirectional and two things are transferred, food and energy, and it always begins with the producer, then herbivores which are primary consumer, then secondary consumer and then tertiary consumers. Okay students, food chain के बाद जो next term आपको मालूम होनी चाहिए that is food web. फूड वेब क्या होता है? द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरमिक्स होती है। अब फॉरेस्ट के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म तो रहते नहीं है, या 3 या 4 ऑर्गेनिजम्स तो रहते नहीं है कि खाली स्नेक ही है या फ्रॉग ही है या लायन ही है जो एक ही फूड चेन बना के चल रहे हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो एक एनिमल दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है, दूसरा एनिमल थर्ड के ऊपर कर रहा है, थर्ड वाले को सेकेंड वाला भी फीड कर रहा है। तो देयर इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो अब जब इकोसिस्टम बड़ा होता है तो वहां पर बहुत सारी फूड चेन्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। सो द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। नाउ हियर आई हैव ड्रॉन अ food web for you so that you can understand what is food web basically. So there are so many food chain which can be framed over here. ये पूरा food web है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है,
तो अब हमारा, आपको पता ही है कि हमारा जो फूड चेन होती है वो किससे स्टार्ट होती है, हमेशा प्लांट से। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी फूड चेन यहाँ डेवलप हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ फूड चेन्स यहाँ पर बना दी हैं। तो पहली फूड चेन है प्लांट, रैबिट एंड हॉक। तो हमारी सबसे पहले फूड चेन जो स्टार्ट होती है हमेशा प्लांट से। तो जितनी भी फूड चेन स्टार्ट हो रही है किससे हो रही है, प्लांट से। तो प्लांट को किसने फीड किया, रैबिट ने। रैबिट को किसने फीड किया, हॉक ने। सो दिस इज आवर फर्स्ट फूड चेन नंबर 1, ठीक है। देन प्लांट, माइस, हॉक। प्लांट को किसने ईट किया, माइस ने, ठीक है। माइस को किसने ईट किया, हॉक ने। दिस इज आवर सेकेंड फूड चेन। देन प्लांट, रैट, स्नेक, हॉक। प्लांट को रैट ने, ठीक है। रैट को किसने ईट किया, स्नेक ने। एंड देन स्नेक को किसने ईट किया, हॉक ने। सो दिस इज आवर थर्ड फूड चेन। सो यू कैन सी सो मेनी फूड चेन कैन बी डेवलप्ड इन अ फूड चेन। सो ये तो बहुत कम ऑर्गेनिज्म है, फॉरेस्ट में, ओशन में, सी में, लेक में, पॉन्ड में, तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं। डेजर्ट में तो हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो सो मेनी फूड चेन कैन बी फ्रेम्ड। देन नेक्स्ट फोर्थ, प्लांट, सीड ईटिंग बर्ड। प्लांट को सीड ईटिंग बर्ड ने किया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। दिस इज आवर फोर्थ वन, ठीक है। उसके बाद स्नेक एंड हॉक। इस सीड ईटिंग बर्ड को किसने खाया, स्नेक ने फीड किया। एंड देन अगेन हॉक। सो दिस इज आवर फोर्थ। देन फिफ्थ, प्लांट, ग्रास होपर, हॉक। प्लांट को किसने खाया। तो अब जो सबसे कॉमन चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हमारी जो फूड चेन की इनिशिएशन हो रही है वो हमेशा प्लांट से हो रही है, ठीक है। सो प्लांट, ग्रास हॉपर, दिस इज आवर फिफ्थ। एंड देन हॉक, अगेन हॉक। तो ये हमारा टॉप कार्निवोरस बैठ रहा है, ठीक है। कहीं पर सेकेंडरी बैठ रहा है कंज्यूमर किसी में जहां पर 3 स्टेजेस की है, और कहीं पर टर्शरी। देन प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग। प्लांट, ग्रास हॉपर, ठीक है। दिस इज अ 6th, यहीं से ले लेते हैं हम। देन फ्रॉग, फिर फ्रॉग, ठीक है। देन स्नेक। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, हॉक ने, ठीक है। सो दिस इज आवर 6th फूड चेन। सो यू कैन सी देयर आर इंटरकनेक्टिंग, सब इंटरकनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो दिस इज कॉल्ड फूड वेब। सो मेनी फूड चेन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम अ फूड वेब. You can note down these example. You should take different food webs from different examples, and you can frame the food chain from that. But एक टेरेस्ट्रियल और एक आपको एक्वेटिक फूड चेन लर्न होनी चाहिए. स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म जो इसके अंदर आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिरामिड. ठीक है, एक तरह का पिरामिड है, इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं. ट्रॉफिक लेवल होते क्या है बेसिकली? जो एक फूड चेन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. सपोजिंगली एक फूड चेन है, ग्रास, इंसेक्ट, ये हमने एक फूड चेन ड्रॉ की है. सपोजिंगली दिस इज अ फूड चेन. ठीक है, तो ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय हॉक. तो अब ये जो डिफरेंट इसके अंदर फूड चेन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम प्लेस करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. सबसे पहले ग्रास आती है, फिर इंसेक्ट आता है, फिर फ्रॉग आता है, फिर हॉक आता है. तो उनको इस पिरामिड के अंदर हम प्लेस करते हैं. तो इन पिरामिड के अंदर जब हम इन्हें प्लेस करते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट लेवल मिल जाता है. ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन, the various steps in a food chain at which the transfer of food and energy takes place. फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किस बेसिस पे कि किस बेसिस पे एनर्जी और फूड ट्रांसफर हो रहा है. तो सबसे पहले एनर्जी और फूड किससे ट्रांसफर हो रहा है? ग्रास से, प्रोड्यूसर से. तो ये हमारे सबसे बॉटम में आते हैं. ठीक है, पिरामिड में सबसे बॉटम में हमेशा प्रोड्यूसर आएगा. प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, कभी भी टॉप से स्टार्ट नहीं होती. प्रोड्यूसर को कभी हम यहाँ नहीं प्लेस करेंगे, प्रोड्यूसर को हम हमेशा बेस में प्लेस करेंगे. ठीक है, तो प्रोड्यूसर से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से ही हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर. ठीक है, देन सेकंड इंसेक्ट ईट द ग्रास. दिस इज आवर सेकंड ट्रॉफिक लेवल विच इज अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड हर्बिवोर्स. देन थर्ड लेवल हो गया हमारा फ्रॉग का, दैट इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, विच इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर और अ कार्निवोर. देन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया हॉक, दैट इज अ टॉप कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, सो हॉक इज द टॉप कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर. तो इस तरीके से
डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फूड चेन के अंदर दिए जाते हैं। पिरामिड में 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं आते। ये माना जाता है कि इससे ज़्यादा अगर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही लेते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, कभी भी प्रोड्यूसर ऊपर नहीं आएंगे, प्रोड्यूसर नीचे आएंगे। हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा। एंड इट विल स्टार्ट ऑलवेज विद द प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, स्टॉप कार्निवोर। ओके, सो दिस इज द लेवल। अब इसमें यही क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको एक फूड चेन दे दी जाती है और पूछा जाता है ये कौन से ट्रॉफिक लेवल में। सपोजिंगली आपको ये फूड चेन दी गई है, आपसे पूछा जाए फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो आप बताएंगे 3rd ट्रॉफिक लेवल। हॉक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, 4th ट्रॉफिक लेवल। ग्रास का ट्रॉफिक लेवल क्या है, 1st ट्रॉफिक लेवल। इंसेक्ट का ट्रॉफिक लेवल क्या है, 2nd ट्रॉफिक लेवल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और या फिर टर्शियरी कंज्यूमर को कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से ये पिरामिड फ्रेम करके दिखा दिया। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। अब आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएं, कुछ ऑर्गेनिज्म फूड चेन नहीं दिया, ऑर्गेनिज्म के नाम दे दिए, और आपसे पूछा जाए कि सेम ट्रॉफिक लेवल पे कौन से आएंगे। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जैसे ये ग्रास, हॉक, रैबिट, फ्रॉग, डियर। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दे आर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एंड ऑन द बेसिस वी विल डिसाइड, ऑन दिस बेसिस वी विल डिसाइड वेदर दे फॉल in the same trophic level or not, which all organism fall in the same trophic level. So let's start. Grass क्या है हमारी, प्रोड्यूसर। हॉक का है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। रैबिट क्या है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ पर होता है तो रैबिट तो हमारा हर्बीवोर्स होता है, तो इट विल कम ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। देन फ्रॉग हमारा क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और डियर हमारा क्या आता है, ठीक है, डियर हमारा क्या आता है, फिर से डियर इज अ हर्बीवोर। तो हर्बीवोर हमारे कहाँ पर आते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। सब दोनों सेम ट्रॉफिक लेवल पे कौन से हो गए, रैबिट एंड डियर, बिकॉज बोथ आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. So this is how you can identify. Now another important question which can be asked related to the food chain or the trophic level is that इस तरह से आपको एक फूड चेन दे दी जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं. तो बहुत सिंपल होते हैं इनको आंसर करना. एक जरा सा अपना IQ लेवल अपना यूज़ करना है और आप इजीली आंसर कर सकते हैं. मैं कुछ आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि इन्हें कैसे आंसर करना होता है. जैसे ऑब्जर्व द गिवन फूड चेन ग्रास, डियर एंड लायन. ग्रास इज ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन. Now what happen when या if all the lions are removed. अब अगर यहाँ से हम सारे lions रिमूव कर देंगे तो there will be no one to eat the deer. ठीक है, तो अब जब सारे lion रिमूव कर दिए तो क्या करेगा, deer will, ठीक है, overgraze. Grass, ठीक है, overgrazing of grass will be done and there will be no vegetation at all. तो इट विल इफेक्ट द वेजिटेशन. ठीक है. सो नाउ सेकेंड इज ऑल डियर आर रिमूव्ड. अगर हम यहां से सारे डियर रिमूव कर देते हैं, अब देयर विल बी नो फूड अवेलेबल फॉर लायन. नो फूड अवेलेबल फॉर लायन, सो दे विल डाई ऑफ स्टारवेशन. भूख से मर जाएंगे. अगर हम एक ही फूड चेन की बात करें, हम फॉरेस्ट के उसकी नहीं बात कर रहे हैं, फूड वेब की, हम स्पेसिफिकली इस फूड चेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, आप कहोगे कि फॉरेस्ट में तो और भी एनिमल्स होते हैं. तो अभी हम यहाँ पर कि अगर यहाँ पर सिर्फ 3 ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस केस में कैसे होगा. ठीक है. सो नाउ अगर डियर रिमूव कर देते तो क्या होगा, अब ग्रास ये तो बढ़ जाएगी, इसकी वेजिटेशन बढ़ जाएंगी, तो पॉजिटिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अच्छा होगा. बट इसकी वजह से लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो दे विल डाई ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब भूख से. नाउ ऑल द वेजिटेशन आर रिमूव्ड. अब अगर हम सारी ग्रास ही रिमूव कर देते हैं, अगर ग्रास रिमूव कर देते हैं तो डियर की फूड पे इफेक्ट पड़ेगा, डियर के फूड पे इफेक्ट पड़ेगा तो लायन के फूड पे इफेक्ट पड़ेगा. तो क्या होगा, ऑल द डियर विल डाई and lions also due to starvation. भूख की वजह से. भाई ना तो डियर को खाना मिल रहा है और ना ही लायन को खाना मिल रहा है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर.
तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और तीनों को इसी तरह से अटेम्प्ट करना होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज 10% एनर्जी लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर खाली यही टॉपिक है जिसके अंदर से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। सो 10% एनर्जी लॉ है क्या बेसिकली? एक्चुअली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें पता है कि प्लांट्स को भी जो अपना फूड बनाने के लिए एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। बट जो सन से जो एनर्जी आती है उसका खाली 1% एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है। ओनली 1% एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। देन प्रोड्यूसर्स में से या प्लांट्स में से 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जितनी एनर्जी इनके पास आई उसकी खाली 10% ही आगे ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर तक, चाहे उन्होंने पूरे प्लांट को ईट कर लिया हो, ठीक है। क्योंकि बाकी की जो एनर्जी सन ने ली, सन से प्रोड्यूसर्स ने ली, वो कहाँ गई? अब आप कहोगे वो कहाँ गई बाकी की एनर्जी? तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने गेन की वो अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए उसने यूटिलाइज की। ऐसे ही प्राइमरी कंज्यूमर ने जो इससे 10% एनर्जी ली, ठीक है, तो आगे जो ट्रांसफर करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर को उसकी भी 10% करेगा। तो अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंची उसकी भी 10% टर्शियरी कंज्यूमर के पास पहुंची। तो इस तरीके से एनर्जी जो ट्रांसफर होते 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 जब तक टर्शियरी कंज्यूमर के पास पहुंचती है इट मीन्स वेरी लेस, वेरी लेस। इसीलिए कहते हैं कि जो हर्बीवोरस फूड होता है दैट इज मोर न्यूट्रिशियस देन कार्निवोरस, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड से। अब आप देखिए यहाँ से एनर्जी पहुँचते पहुँचते सन तक, यहाँ तक इसकी 10% इसके अंदर, इसकी 10% इसके अंदर, इसकी 10% इसके अंदर, तो ये प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी जाती है दैट इज यूज इन वाइटल एक्टिविटीज, डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब वाइटल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इन सब के लिए यूज में आती है। तो तभी 90% तो वहाँ यूटिलाइज हो जाती है और बाकी 10% ही आगे पहुँच पाती है जो भी उनके ऊपर फीड करता है। सो दिस न्यूमेरिकल आई हैव रिटन फॉर यू, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप समझते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द लायन। लायन तक कितनी एनर्जी पहुंची हमारे को ये कैलकुलेट करनी है। इन द गिवन फूड चेन, इस गिवन फूड चेन के अंदर इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन, सन से प्लांट्स को 20,000 अवेलेबल हो रही है, यानी सन 20,000 अवेलेबल कर रहा है प्लांट को। पर मैंने आपको बताया कि सन से प्रोड्यूसर्स तक, प्लांट्स तक कितनी पहुंचती है? ओनली 1%। तो 1% ऑफ 20,000 इज 20,000 जूल, यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1% ऑफ 20,000 इज 200 जूल्स, खाली 200 जूल्स गई। अब इसका 10% करने का मतलब है एक एक जीरो कम करते चले जाइए, ठीक है। इसका 20 जूल्स, इसकी 10%, यहाँ तो 1% गई, सॉरी, इसकी 10% आगे ट्रांसफर होगी, तो 10% ऑफ 200 जूल्स हो गया 20 जूल्स, इसकी 10% गई, ठीक है, तो दैट विल बी 2 जूल्स। तो लाइन को कितनी एनर्जी मिली? इतने 20,000 जूल में से खाली इस तक एनर्जी पहुंचते पहुंचते 2 जूल्स रह गई। तो यू कैन ऑब्जर्व द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। और अगर एक लेवल और होता, बीच में एक और आ जाता, ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली लाइन ने इसको कर लिया, एक और यहाँ पर कंज्यूमर होता तो क्या होता? 0.2 जूल्स ही आ जाती। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो 1% फ्रॉम द सन एंड देन 1% करना है तो 2 जीरो कम हो गए यहाँ पर। और ये रिवर्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी एनर्जी दी है और प्लांट्स में कितनी पहुंची हो, प्लांट से कितनी मिली इनको, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए 10 से, 20, 200, ठीक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल तरीका है, फटाफट। और यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज 10% एनर्जी लॉ। तो 10% एनर्जी लॉ लिखने के लिए आएगा तो आपको कैसे बताना है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली 1% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर, देन 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी कंज्यूमर,
then from primary consumer 10% to secondary consumer 10% to tertiary consumer. So you can draw this flow chart also. So here we end with the first video of this chapter. With the second video I will bring the environmental problems, different environmental problems, and how to cope up with the environmental problems that we will discuss. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई विल कम टू नो व्हाट ऑल क्वायरीज डू यू हैव. या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू. सी यू. हैव अ नाइस टाइम. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय. टेक केयर.